तो जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि VBU का जो सेक पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा हम लाने वाले हैं। तो पार्ट 2 ये वीडियो आपका होने वाला है और सिर्फ पार्ट 2 नहीं, हम पार्ट 3 भी करवाएंगे, ठीक है। जहाँ पर आपका टोटल मिला करके 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला करके 17 क्वेश्चन होगा। अगर तीनों पार्ट आप देख रहे चले जाते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी देगा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो महासंग्राम का, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन सिर्फ रखे हैं, तो चारों क्वेश्चन क्या क्या है उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। पहला जो आपका क्वेश्चन इसमें रहेगा वो है नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों, इसके मुख्य घटकों एवं नेटवर्क सुरक्षा की विवेचना कीजिए। तो नेटवर्क वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे पार्ट 1 में, इस पार्ट में क्या था, नेटवर्क वाला क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, इट मेन कंपोनेंट्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसे हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन रख रहे हैं, आपका महासंग्राम वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 3 कब लाना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि पार्ट 3 कब अपलोड करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। तो शेयर करते चलना है, जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं सारा कुछ शेयर करते चलना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा वो है MS पावर पॉइंट क्या है, प्रस्तुति की तैयारी, स्लाइड फॉर्मेटिंग एवं एनिमेशन के उपयोग को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल रहे हैं आपका पार्ट 2 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज MS पावर पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, स्लाइड फॉर्मेटिंग एंड द यूज ऑफ एनिमेशन, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजी में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वह MS वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को समझाइए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज MS वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वर्किंग एज वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चौथा जो आपका अंतिम क्वेश्चन है पार्ट 2 का, वह है स्प्रेडशीट या फिर MS एक्सेल क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। MS एक्सेल पूछे या फिर उसमें से स्प्रेडशीट पूछे, आप सेम आंसर लिखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट या फिर MS एक्सेल, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन को हम लोग अपलोड करने वाले, 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले आपका पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है और देखने में भी। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं महासंग्राम वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 3 जो है बहुत ज्यादा हम लाने वाले हैं। तो पार्ट 3 के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों इस पार्ट 2 महासंग्राम वीडियो को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का जो आपका फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों, इसके मुख्य घटकों एवं नेटवर्क सुरक्षा की विवेचना कीजिए। ये आपका सेक पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपका मेजर पेपर चाहे कुछ भी हो, सेक पेपर में आपको यही पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी क्वेश्चन है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है। इसी तरह से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं, वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। साथ में लिस्ट बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं, नेटवर्क क्या क्या घटक होते हैं और इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। कहा जा रहा है कि आज का समय पूरी तरह डिजिटल तकनीक पर आधारित हो गया है। आज का समय जो है, चाहे आप कहीं से किसी से लेन देन करते हैं या फिर सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इसी बारे में कहा जा रहा है कि आज का जो समय है वो पूरी तरह से डिजिटल तकनीक पर आधारित हो गया है। वर्तमान युग में इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, रेलवे टिकट, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया जैसी सभी सुविधाएं नेटवर्क की सहायता से ही संभव हो पाती हैं। सब कैसे होता है, तो नेटवर्क की सहायता से ही संभव हो पाता है। नेटवर्क ने दुनिया के अलग अलग स्थानों को जोड़ दिया है, जिससे जानकारी का आदान प्रदान बहुत तेज और आसान हो गया है। आज आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ठीक है, जो कह सकते हैं लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जो भी सामान को मंगाते हैं, बातचीत करते हैं, कहीं भी फोन लगा के बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ठीक है, मीटिंग में जुड़ जाते हैं, सब किसके कारण होता है, तो नेटवर्क का ही कारण होता है। नेटवर्क की सहायता से लोग घर बैठे ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, तो वो जो इंटरनेट है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध, हैकिंग और डेटा चोरी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, ठीक है। इसलिए नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा दोनों का ज्ञान आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। जैसे जैसे क्या कहा जा रहा है, जैसे सुविधा बढ़ रहा है, नेटवर्क के कारण हमें काम करने में आसानी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे कामों को करने में हमें आसानी हो जा रही है। किसी को यहाँ से हम लोग फाइल भेज सकते हैं, कुछ भी अगर कागज पत्र भेजना रहता है तो हम लोग को वहाँ जाकर के देना पड़ता है, लेकिन आज ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन हम लोग किसी चीज़ को भेज सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग का सहायता हो रहा है इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए, उसी तरह से इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। आगे समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या है, कहा जा रहा है कि जब दो या से
दो से अधिक कंप्यूटर, मोबाइल या फिर अन्य डिजिटल उपकरण आपस में जुड़कर डेटा, सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसी को क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। जब दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटर मिलते हैं, मोबाइल या फिर अन्य डिजिटल उपकरण आपस में जुड़ जाते हैं, डेटा का, सूचना का, संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कहीं कहीं पर दोस्तों नेटवर्क का मतलब ये होता है जैसे कि बस का नेटवर्क, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का नेटवर्क। ठीक है। तो नेटवर्क कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का पढ़ेंगे। ठीक है। सरल शब्द में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का आपस में जुड़कर जानकारी साझा करना ही नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर हो या फिर कोई भी डिजिटल उपकरण जो है वो आपस में जुड़ते हैं और जानकारी को साझा करते हैं, वही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग कि स्कूल के कंप्यूटर लैब का नेटवर्क, स्कूल के कंप्यूटर लैब का नेटवर्क क्या, उससे क्या होता है तो एक ही कंप्यूटर से सारा कंप्यूटर क्या है तो कनेक्ट रहता है, एक ही सीपीयू से सारा जो कंप्यूटर वो कनेक्ट रहता है। मोबाइल का वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, या फिर इंटरनेट, क्या है इंटरनेट। आगे हम देख लेते हैं नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। नेटवर्क के प्रकार क्या है। नेटवर्क को उसके आकार और कार्य क्षेत्र के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। नेटवर्क ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार है इसका, या फिर कह सकते हैं कि नेटवर्क का जो है वो कई प्रकार है, और इसको कैसे तो कार्य क्षेत्र के अनुसार और इसके आकार के अनुसार बांटा जाता है। जैसे बड़े क्षेत्र के लिए अलग नाम है, अलग नेटवर्क है, छोटे क्षेत्र के लिए अलग नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से। तो पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे वो है लेन। लेन है आपका, मेन है, वेन है और पेन है। ठीक है, चार प्रकार के हम लोग यहाँ पर नेटवर्क को देखेंगे। चारों प्रकार का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग कार्य क्षमता रहता है, अलग अलग क्या है तो क्षेत्र रहता है। कोई बड़े क्षेत्र में काम करता है, कोई छोटे क्षेत्र के लिए काम करता है। ठीक है, इस तरह से। तो नेटवर्क का जो पहला प्रकार है वो आपका एक लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है तो छोटे से क्षेत्र में काम करता है। ये जो आपका नेटवर्क है ये छोटे से क्षेत्र के लिए काम करने के लिए बनाया गया है। लेन ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटे क्षेत्र में बनाया जाता है। क्या तो छोटे क्षेत्र में बनाया जाता है। यह सामान्यतः एक भवन, स्कूल, कॉलेज, बैंक या फिर कार्यालय के अंदर उपयोग किया जाता है। जैसे एक कॉलेज में पूरा नेटवर्क होता है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एक बैंक मान लीजिए, तो बैंक का जो पूरा एरिया है, पूरा जो बैंक परिसर है वो एक ही नेटवर्क से काम करता है, तो वो होता है आपका लेन नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है लेन नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर आपस में बहुत तेज गति से डेटा साझा करते हैं। लेन को बनाना और संभालना आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यह छोटे क्षेत्र में कार्य करता है, और ये जो लेन नेटवर्क है ये क्या करता है तो छोटे क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है। डेटा भेजने और प्राप्त करने की गति बहुत तेज होती है इसमें, इसकी लागत कम होती है और नेटवर्क को नियंत्रित करना आसान होता है। तो नेटवर्क के हम लोग प्रकारों को देख रहे हैं। पहला जो आपका प्रकार है वो है लेन। ठीक है, LAN, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब छोटे क्षेत्र के लिए ये जो नेटवर्क है इसको बनाया गया है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना लेन कहलाता है। जैसे एक ही कंप्यूटर से क्या है तो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं लेन। यदि किसी ऑफिस में 20 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो वह लेन नेटवर्क का उदाहरण है। ये क्या है तो लेन नेटवर्क का ही उदाहरण है, क्योंकि एक ही प्रिंटर है और सभी लोग क्या है तो किसी भी लैपटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से जाकर के प्रिंट करते तो उसी प्रिंटर से जाके कागज आपका निकल जाता है। तो ये जो हो पाता है ये कैसे हो पाता है, ये सब लेन नेटवर्क के कारण हो जाता है। फंक्शन है इससे, ये जो मेरा फोन है और वो जो प्रिंटर है वो मेरा कनेक्ट है। ठीक है, चाहे किसी भी डिवाइस, किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, तो अगर यहाँ पर हम प्रिंट छुएंगे तो वहां पर से जाके जो कागज है वो निकल जाएगा, प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेन नेटवर्क, जो छोटे से एरिया के लिए काम करता है। चाहे एक स्कूल के लिए हो, चाहे आपका पूरा घर हो, ठीक है, उसके लिए काम कर सकता है। एक बड़ा घर में, एक ऑफिस में हो सकता है, या फिर एक बैंक में हो सकता है। तो इसको बोलते हैं लेन नेटवर्क। नेटवर्क का जो दूसरा प्रकार है वो है मेन नेटवर्क। ठीक है, मेन नेटवर्क, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर के लिए, मेट्रो मतलब समझते हैं ना, मेट्रो मतलब पूरा एक शहर के लिए। ठीक है, तो मेन ऐसा नेटवर्क है जो किसी पूरे शहर या फिर बड़े क्षेत्र को जोड़ता है। यह लेन से बड़ा लेकिन वेन से छोटा नेटवर्क होता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो मेन नेटवर्क है ये लेन से बड़ा होता है और वेन से छोटा नेटवर्क होता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग करते हैं ताकि शहर के अलग अलग कार्यालय आपस में जुड़ सकें। ताकि जो शहर के अलग अलग कार्यालय, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक शहर को आप लोग माने, जैसे गिरिडीह, तो गिरिडीह के जितने भी सरकारी दफ्तर है, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बसा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में उसको स्थापित किया गया है, तो अलग अलग क्षेत्रों से कनेक्ट कर सके, इसके लिए क्या है तो मेन नेटवर्क। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग करते हैं ताकि शहर के अलग अलग कार्यालय आपस में जुड़ सकें। यह पूरे शहर में नेटवर्क सुविधा प्रदान करता है। कई लेन नेटवर्क मिलकर मेन बनाते हैं। कई सारे जो लेन नेटवर्क है वही मिलकर क्या है तो मेन बनाते हैं। इसकी डेटा ट्रांसफर गति मध्यम होती है और इसका उपयोग बड़े संगठनों में किया जाता है। मतलब पूरे शहर के लिए
ये जो मेन नेटवर्क है पूरे शहर के लिए बनाया जाता है, पूरे शहर में ये काम करता है। जैसे आप पूरा गिरिडीह का मान लीजिए, फिर धनबाद को मान लीजिए, तो कहीं पर भी धनबाद में कोई भी ऑफिस आपका है और 4-5 ऑफिस है और 4-5 ऑफिस जो अलग अलग क्षेत्रों में है, तो पूरा कनेक्ट हो जाएगा इसी मेन नेटवर्क से, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि किसी शहर के सभी बैंक शाखाओं का आपस में जुड़ना मेन का उदाहरण है। ये सब क्या है, तो मेन नेटवर्क का ही उदाहरण कि इतने बड़े क्षेत्र में जहां पर सभी बैंक एक साथ जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं मेन नेटवर्क। यदि धनबाद शहर के अलग अलग सरकारी कार्यालय एक ही नेटवर्क से जुड़े हों तो वो मेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेगा कि यदि किसी भी शहर का अलग अलग सरकारी कार्यालय जो है एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा तो वो मेन कहलाएगा। और मेन से बड़ा होता है आपका वेन नेटवर्क, ठीक है। वेन नेटवर्क इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वेन को क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वेन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, या एक देश के दूसरे देश तक कंप्यूटर को जोड़ सकता है। ये जो वेन नेटवर्क है ये क्या करता है? एक देश से दूसरे देश को जोड़ सकता है। जैसे आप अपने भारत में बैठे हुए और अगर आपको अमेरिका में बात करना है तो कैसे बात करेंगे? ये आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसी से हम लोग जुड़ पाते हैं किसी भी अलग देश से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेन नेटवर्क। इस नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए इंटरनेट, सैटेलाइट और टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। वेन की सहायता से पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी फाइल को भेजना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, इसके लिए क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट है, इंटरनेट है, टेलीफोन लाइन है, इसके जरिए क्या है तो चीजों को भेजा जा सकता है। और ये आपका इंटरनेट का नेटवर्क का सबसे बड़ा क्या है तो नेटवर्क है। जो प्रकार है आपका नेटवर्क का, सबसे बड़ा प्रकार यही है आपका वेन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा। इसमें कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य करता है, लंबी दूरी तक डेटा भेज सकता है, इसका रखरखाव महंगा होता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो इंटरनेट है ये भी एक नेटवर्क का प्रकार है। तो ये जो आप इंटरनेट का मतलब समझ, नेटवर्क का मतलब समझ रहे हैं ना? नेटवर्क का मतलब जब एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट होता है, तो वो भी तो एक नेटवर्क है, वो भी तो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो वही बात कहा जा रहा है कि इंटरनेट जो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इंटरनेट के जरिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। तो ये क्या है आपका? वेन नेटवर्क का उदाहरण है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क वेन के उदाहरण है। ये जो आपका इंटरनेट है और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग है ये सब क्या है तो वेन नेटवर्क का ही उदाहरण है। जब भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका के किसी व्यक्ति को ईमेल भेजता है तो यह वेन नेटवर्क की सहायता से संभव होता है। वेन नेटवर्क होता है जिसके कारण यहाँ से ईमेल जो है वहां पर पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा क्या है तो नेटवर्क का प्रकार है वेन नेटवर्क। चौथा है पेन नेटवर्क। क्या है? पेन नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारे घर के लिए या फिर कह सकते हैं हमसे 10 मीटर 12 मीटर तक काम करता है, इस तरह से, ठीक है। पेन बहुत छोटा व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। ये क्या होता है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक व्यक्ति के आसपास के उपकरणों को जोड़ता है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच और हेडफोन जैसे उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह बहुत छोटे क्षेत्र का कार्य करता है। ये क्या करता है? बहुत ही छोटे क्षेत्र में काम करता है। जैसे हमारा ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट रहता है, तो अगर हम लोग 10-20 मीटर आगे चले जाएंगे तो हमारा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये आपका पेन नेटवर्क के कारण होता है। हम लोग का जो ब्लूटूथ और मोबाइल जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा होता है? वो आपका पेन नेटवर्क के कारण जुड़ा हुआ रहता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया जाता है। ये क्या बनाया, कैसे बनाया जाता है? तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब हमारे पर्सनल उपयोग के लिए इसको बनाया जाता है, जो आपका पेन नेटवर्क है। ब्लूटूथ और यूएसबी जैसी तकनीकों का उपयोग होता है इसमें। इसे बनाना आसान होता है। इसको क्या है तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि मोबाइल को ब्लूटूथ से लैपटॉप से जोड़ना पेन कहलाता है। जो आपका मोबाइल है उसको ब्लूटूथ से लैपटॉप से जोड़ना क्या है आपका? पेन कहलाता है। ये क्या है? पेन नेटवर्क है। यदि आप मोबाइल से ब्लूटूथ द्वारा गाना स्पीकर में चला रहे हैं तो वह पेन नेटवर्क का उदाहरण है। अगर आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस से, अपने फोन से क्या करें, कनेक्ट करके स्पीकर को, होम थिएटर को बजा रहे हैं, अगर आप थोड़े दूर चले जाएगा होम थिएटर से फोन लेकर के, तो आपका जो होम थिएटर वो बजना बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल जो पर्सनल एरिया है उसके लिए बनाया गया। ये जो पेन नेटवर्क है पर्सनल एरिया के लिए बनाया गया, मतलब कम दूरी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन नेटवर्क। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क के कुछ मुख्य घटकों को। नेटवर्क के कुछ मुख्य घटकों को, तो नेटवर्क को सही तरीके से कार्य करने के लिए कई उपकरणों और भागों की आवश्यकता होती है। इन्हें नेटवर्क के मुख्य घटक कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि नेटवर्क को सही तरीके से काम करने के लिए कई उपकरण और भागों की आवश्यकता होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क के मुख्य घटक कहा जाते हैं, जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपका पहला है वो है सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है? तो एक बैग की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बैग है और जो भी आपको, जैसे आप एक स्कूल बैग को मान लीजिए, तो उसमें आपका कॉपी रहता है, कलम रहता है, पेंसिल रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स रहता है, ठीक है। जो उसका कंस्ट्रक्शन बॉक्स है वो है, मतलब जो भी आपका पढ़ाई का सामान वो आपके बैग में रहता है, उसको बोलते हैं, ये जो पूरा बैग है उसको बोलते हैं सर्वर। अब आप स्कूल जाएंगे तो जो भी आप चाहेंगे, कॉपी निकालना चाहेंगे तो बैग से निकाल सकते हैं, पेन निकालना चाहे तो बैग से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्वर। इसी चीज को हम यहाँ पर आपको बताते हैं।
तो पहला जो ये आपका मुख्य घटक है नेटवर्क का वो है सर्वर। सर्वर नेटवर्क का मुख्य और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटरों को डेटा, फाइल और सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है और महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखता है। जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप भरते हैं या फिर कोई भी और चीज करते हैं इंटरनेट के जरिए, तो वहां पर कभी कभी बोलता होगा जो साइबर कैफे का स्टाफ है वो बोलता होगा कि सर्वर नहीं चल रहा। ठीक है, सर्वर का मतलब क्या है कि जो आपको डेटा देने वाला था, जो आपको फॉर्म आपका एप्लीकेशन लेने वाला था और आपको जो डेटा देने वाला था कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, वो नहीं काम कर रहा, उसमें ताला लगा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका स्कूल बैग था, स्कूल बैग में अगर आप चेन को खोलते हैं तभी तो सब कुछ निकालते हैं, अगर चेन नहीं खुलेगा आपका, ठीक है, अगर जिप आपका नहीं खुला बैग का तो आप कोई चीज निकाल सकेंगे। तो ये जो सर्वर होता है वो इसी बैग की तरह होता है जो लॉक होता है। अगर सर्वर लॉक है तो कोई काम नहीं होगा, सर्वर खुला है तो आप सामान को निकाल सकते हो। उसी तरह से जो सर्वर होता है आपका, इसमें इंटरनेट से जुड़ा सब कुछ भरा हुआ रहता है। ठीक है, सारा डाटा इसमें रहता है, सारा फाइल इसमें रहता है। अगर सर्वर चालू है तो आप डाटा को भर सकते हैं, डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बंद है तो नहीं निकलेगा। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण से देख करके आप समझ सकते हैं कि सर्वर क्या होता है। जैसे कहा जा रहा है कि स्कूल का मुख्य कंप्यूटर जिसमें सभी छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, यदि स्कूल के सभी कंप्यूटरों का डेटा एक ही मुख्य कंप्यूटर में सुरक्षित हो तो वह सर्वर कहलाता है। मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, 10 कंप्यूटर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे 10 कंप्यूटर में क्या है, तो सारे स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सारे 10 कंप्यूटर का जो डेटा है वो एक कंप्यूटर में रखा हुआ है। तो ये होता है आपका सर्वर, जहां से सारा जानकारी क्या है तो यहाँ पर पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं सर्वर। यही हम आपको बैग का उदाहरण दिए थे। भले आप कितना कॉपी कलम किताब कुछ भी लेकर के जाइए, अगर आपका चेन नहीं खुला बैग का तो आप कुछ नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर सर्वर बंद रहा तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। नेटवर्क का अगला जो घटक है वो है क्लाइंट। क्लाइंट क्लाइंट ठीक है, क्लाइंट वे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से जानकारी प्राप्त करते हैं। उपयोगकर्ता सामान्यतः क्लाइंट कंप्यूटर पर ही कार्य करते हैं। जो उपयोग करता है, जैसे कि आप लोग कभी कैफे में जाते होंगे तो कैफे में आप लोग चाहते हैं खुद से हम जो फॉर्म भर ले या फिर कोई काम खुद से कर ले, तो क्या आपका क्लाइंट कंप्यूटर ही है। ठीक है, जो मेन कंप्यूटर होता है वो तो स्टाफ के पास होता है, लेकिन वो क्लाइंट कंप्यूटर जो सब कुछ उससे जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण देख सकते हैं, साइबर कैफे या फिर स्कूल लैब के कंप्यूटर, ये सब क्या है तो क्लाइंट के उदाहरण है। जब छात्र स्कूल के कंप्यूटर से फाइल खोलते हैं तो वे क्लाइंट कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे, मतलब जो मेन कंप्यूटर वो उसको यूज नहीं करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर का वो लोग यूज करते हैं, मतलब सेकंड कंप्यूटर का वो यूज करते हैं। अगला जो इसका मुख्य घटक है वो है नेटवर्क का जो अगला मुख्य घटक वो है नेटवर्क केबल, जिससे चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। नेटवर्क केबल कंप्यूटर और नेटवर्क उपकरणों को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो ये क्या है, नेटवर्क केबल है। ये सब क्या है तो नेटवर्क का ही कुछ मुख्य घटक है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं जैसे कि एथरनेट केबल, जैसे पाइप के माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वैसे ही नेटवर्क केबल एक जो केबल से डाटा भेजा जाता है। मतलब जैसे पाइप से क्या है तो एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाया जा सकता है, उसी तरह से जो केबल है, जो नेटवर्क केबल, उसके माध्यम से क्या है तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। तो ये भी इसका एक मुख्य घटक है नेटवर्क का। अगला जो मुख्य घटक है नेटवर्क का वो है राउटर। राउटर सभी को पता होगा, जो आपके घरों में भी लगा हुआ रहता है। राउटर अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। यह इंटरनेट से आने वाले डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो राउटर है वो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। यह इंटरनेट से आने वाले सही डेटा को सही कंप्यूटर तक क्या करता है, पहुंचाता है। आज लगभग हर घर में, ऑफिस में वाईफाई राउटर का उपयोग किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं राउटर। ठीक है, वो क्या करता है, जो इंटरनेट है, जो चीजें हैं, उसको आपके पास पहुंचाता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि घर का वाईफाई राउटर, जब मोबाइल वाईफाई से इंटरनेट चलाता है तो राउटर इंटरनेट को मोबाइल तक पहुंचाता है। ये क्या है आपका, इसका एक मुख्य घटक है। ठीक है, राउटर। आप जब मोबाइल से वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं तो इंटरनेट चलने लगता है, तो राउटर इंटरनेट को मोबाइल तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसका एक मुख्य घटक है नेटवर्क का। ठीक है, पांचवा आपका स्विच। क्या है, स्विच। स्विच नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ता है। जो स्विच है वो नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है और डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है। यह नेटवर्क की गति और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यदि ऑफिस में 10 कंप्यूटर जुड़े हों तो स्विच यह तय करता है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर तक जाएगा। तो स्विच का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मेन कंप्यूटर, उसे 10 कंप्यूटर जुड़े हुए, ये कोई चीज को भेजा तो किस कंप्यूटर में ये चीज जाना है, कौन से नंबर पर ये चीज जाना है, इसको कौन देखता है, तो आपका स्विच ही देखता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक मुख्य भाग है नेटवर्क का। छठा जो यहाँ पर हम लोग भाग देखेंगे वो है मॉडेम। क्या है, मॉडेम। मॉडेम इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने में सहायता करता है। यह डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलने का कार्य करता है। क्या करता है ये, जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल उसको बदलने का काम करता है मॉडेम। उदाहरण देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट मॉडेम। यदि मॉडेम ना हो तो इंटरनेट सेवा कंप्यूटर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये क्या है, कंप्यूटर को इंटरनेट को कंप्यूटर तक सही तरीके से पहुंचाने का क्या एक माध्यम है, एक कह सकते हैं इसका भाग है या फिर घटक है।
आगे हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क सुरक्षा, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। नेटवर्क सुरक्षा होता क्या है, पहले उस चीज को आप समझिए। नेटवर्क को वायरस, हैकिंग, डेटा चोरी और अनधिकृत प्रवेश से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। जब नेटवर्क को वायरस से, हैकिंग से, डेटा चोरी से या फिर जो अनधिकृत प्रवेश से, ठीक है, अनऑथराइज्ड एंट्री है, उस चीज से सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी। सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि नेटवर्क और उसमें मौजूद जानकारी की रक्षा करना ही नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। जो आपका नेटवर्क है और उसमें जो मौजूद जानकारी है उसकी रक्षा करना ही क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। समझते हैं हम लोग कि नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या है। नेटवर्क सुरक्षा का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है नेटवर्क सुरक्षा। पहला आपका डेटा की सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा से क्या होता है, डेटा की सुरक्षा होती है। नेटवर्क सुरक्षा महत्वपूर्ण जानकारी को चोरी और नुकसान से बचाती है। बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में लाखों लोगों का डेटा सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि सुरक्षा ना हो तो गलत व्यक्ति जानकारी चुरा सकता है। तो डेटा की सुरक्षा इससे होती है, नेटवर्क सुरक्षा से। दूसरा जो महत्व है नेटवर्क सुरक्षा का वो है हैकिंग से बचाव। क्या होता है, तो हैकिंग से बचाव होता है। नेटवर्क सुरक्षा अनधिकृत व्यक्तियों को नेटवर्क में प्रवेश करने से रोकती है। जो ऑथराइज्ड व्यक्ति, सिर्फ जो ऑथराइज्ड चीज है सिर्फ उसी को अंदर आने देता है, बाकी जो अनऑथराइज्ड है उसको रोक देता है। इससे साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी कम होती है। यह उपयोगकर्ता की निजी जानकारी को सुरक्षित बनाए रखती है। ये क्या करता है, हैकिंग से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी आपने अकाउंट खोला है, तो अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा निकालना चाहेगा तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तभी तो आप चाहेंगे कि पैसा निकला मेरा, तभी तो आप जान पाएंगे। दूसरी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ऑथराइड का मतलब है कि अगर आपके पास ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला तो आप ऑथराइड हो गए, आप क्या हुए, अधिकृत हो गए, मतलब आप ही ने ये काम किया है। अगर आप नहीं दे रहे इसका मतलब अनऑथराइड है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इससे हैकिंग से बचाव होता है नेटवर्क के सुरक्षा से। तीसरा जो महत्व है वो है वायरस और मालवेयर से सुरक्षा। वायरस और मालवेयर कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेटवर्क सुरक्षा ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर को पहचान कर रोकती है। इससे कंप्यूटर सही तरीके से कार्य कर सकता है। तो मालवेयर और वायरस को रोक देता है, जिससे कंप्यूटर धीमा ना हो और कंप्यूटर सही तरह से काम कर सके। चौथा जो इसका महत्व है नेटवर्क सुरक्षा का वो है नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखना। सुरक्षित नेटवर्क बिना रुकावट के कार्य करता है। इससे डेटा का आदान प्रदान तेज, सुरक्षित और सही तरीके से होता है। ये इसके कुछ महत्व हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रमुख उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। जो आपका नेटवर्क सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है आपका फायरवॉल लगाना। ठीक है, फायरवॉल क्या है, तो एक सुरक्षा का उपाय हो सकता है। फायरवॉल नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा की जांच करता है। यह खतरनाक और अनधिकृत गतिविधियों को रोककर नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। तो फायरवॉल क्या होता है, जो आपका फायरवॉल है वो क्या होता है, आप मेरे चैनल पर जाइए बीए सेंटर पर, ठीक है, आप लिखिए फायरवॉल क्या है और लास्ट में आप लिख दीजिएगा बीए सेंटर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आराम से देख सकते हैं फायरवॉल होता क्या है। दूसरा जो इसका उपाय हो सकता है वो है एंटीवायरस। एंटीवायरस एंटीवायरस वायरस और मालवेयर को पहचान कर हटाने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों की सुरक्षा बढ़ाता है। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क में क्या है, तो वायरस आ गया, ठीक है, तो वहां पर एंटीवायरस को देकर के क्या है, इसको हटाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है कंप्यूटर, और आपका कंप्यूटर जो पहले की तरह फिर से काम करने लगेगा। तीसरा जो इसका उपाय है वो है मजबूत पासवर्ड बनाना। मजबूत पासवर्ड नेटवर्क को गलत व्यक्तियों से सुरक्षित रखते हैं। पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह होने चाहिए, तब जाके एक मजबूत पासवर्ड बनता है। अगर आप सिर्फ 1 2 3 4 रख दे रहे हैं तो कोई मजबूत पासवर्ड नहीं, तुरंत खुल जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई चिन्ह रखते हैं, कोई संख्या रखते हैं, कोई अक्षर रखते हैं, तो उसको खोलने में टाइम लगता है। चौथा जहां पर हम लोग इसका उपाय देखेंगे वो है डेटा एन्क्रिप्शन। डेटा एन्क्रिप्शन इस तकनीक में डेटा को गुप्त कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई गलत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके। डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा को क्या है, तो जैसे तैसे इस तरह से चीज चास के लिखा हुआ रहता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। कोई व्यक्ति अगर उसको देख भी लेगा तभी उसको क्या पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। पांचों जो इसका उपाय हो सकता है वो है नियमित अपडेट, लगातार अपडेट करना। सिस्टम और सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करने से नई सुरक्षा कमजोरियां दूर होती हैं और नेटवर्क अधिक सुरक्षित बनता है। अगर आप नए नए अपडेट देते रहते हैं, जो भी आपके फोन में, जो भी आपके नेटवर्क में अपडेट आता है उसको अपडेट करते रहते हैं आप, तो जो आपका फोन में वायरस होगा वो धीरे धीरे क्या तो खत्म होता जाएगा, ठीक है, और नया नया जो अपडेट आएगा वो आपको वायरस से बचाएगा, मालवेयर से बचाएगा। निष्कर्ष एक छोटा सा जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। इसके माध्यम से दुनिया के अलग अलग स्थानों के लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। लेन, मेन, वेन और पेन जैसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या तो उपयोग किए जाते हैं, समय के दूरी के अनुसार, ठीक है, एरिया के अनुसार। नेटवर्क के मुख्य घटक इसे सही तरीके से संचालित करते हैं। जो नेटवर्क का मुख्य घटक है वो संचालित करता है कि नेटवर्क किसके लिए काम करेगा, कौन सा जगह पर काम करेगा, किसके लिए, इन सब चीजों को देखता है। जबकि नेटवर्क सुरक्षा डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। तो इस तरह से आप लोग
क्या करेंगे, निष्कर्ष को लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा जो आंसर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए पहले कि हम क्या आपको बता रहे हैं, कैसे हम बताते हैं और अदर चैनल आपको क्या बताता है, कंपेयर करिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो ये आपका सेक पेपर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, प्रस्तुति की तैयारी, स्लाइड, फॉर्मेटिंग एवं एनिमेशन के उपयोग को समझाइए। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, इसकी प्रस्तुति कैसे होती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाता है, स्लाइड क्या होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है और एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोबारा आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, समझिए आपको क्या बता रहे हैं, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम पहले से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो आपका सेक पेपर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से करा चुके हैं, जो बच गया उसको बहुत जल्द करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें अच्छी तैयारी कर सके। समझते दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रस्तुति इसमें कैसे होती है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है। कहा जा रहा है कि आज के आधुनिक डिजिटल युग में शिक्षा, व्यापार, कार्यालय और विभिन्न प्रकार की बैठकों में जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्या कहा जा रहा है कि आज का जो आधुनिक डिजिटल युग आ गया है, इसमें शिक्षा हो, व्यापार हो, कार्यालय हो और विभिन्न प्रकार के जो भी बैठक होते हैं, उनमें जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। बैठक मतलब जो मीटिंग होते हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स होते हैं उनमें जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना मतलब प्रेजेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पहले लोग केवल बोलकर या फिर कागज पर लिख करके अपनी बात समझाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है, तो कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप लोग देखते हैं फिल्मों में या फिर कई बार आपने सीरियल में देखा होगा। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, तो जो रील्स होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है, कोई जो व्यक्ति होता है, एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, तो किसी चीज को समझा रहा होता है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस चीज को यहाँ पर समझाया हुआ रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, टेबल लगाता है, यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते थे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लोग बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर के माध्यम से सभी लोगों को समझाता है, मॉनिटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी लोगों को समझाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से चित्र, टेक्स्ट मतलब जो हम लोग एबीसीडी या फिर का कुछ भी लिखते हैं वो, ठीक है, तालिका, ग्राफ और एनिमेशन के माध्यम से जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, किसी तरह से जो पावर पॉइंट है, आपका जो एमएस पावर पॉइंट है, वो एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से चित्र बनाया जाता है, टेक्स्ट बनाया जाता है, ठीक है, तालिका होते हैं, ग्राफ होते हैं और एनिमेशन के माध्यम से जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारिक संस्थानों और कार्यालयों में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। तो ये सारे क्षेत्रों में, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे व्यापारिक संस्थान या फिर कोई कार्यालय, कोई ऑफिस हो, सभी जगह पर क्या है, तो बहुत ही उपयोगी साबित ये हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, उसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया गया हो, तो अगर वो चाहे तो लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन को आपको बना करके दिखाया जा सकता है। शिक्षक भी कर सकते हैं, कोई भी चीज के बारे में अगर स्टूडेंट को बताना है तो वही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो व्यापारिक संस्थान है, काम करने वाले संस्थान है, वहां पर भी हो सकता है, कोई कार्यालय में हो सकता है, चाहे सरकारी हो या फिर कोई भी कार्यालय हो, प्राइवेट हो, वहां पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहा जा रहा है कि इसका बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है जो प्रेजेंटेशन है। हम लोग समझते हैं कि एमएस पावर पॉइंट है क्या, एमएस पावर पॉइंट क्या चीज है। तो एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट क्या है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे स्लाइड, आप कई सारे स्लाइडों को ले सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्लाइडों को ले सकते हैं और आप मन चाहे जहां पर जो चाहे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अब इस लिखे हुए चीज के लिए कोई आप चित्र दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर स्लाइड में रख सकते हैं। तो जैसे इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये वाला स्लाइड यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको जैसे स्लाइड करेंगे तो ये वाला स्लाइड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये जो एमएस पावर पॉइंट है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए। आसान शब्दों में अगर समझना चाहे तो एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से स्लाइड बनाकर किसी विषय को आकर्षक तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इसको बनाया गया, जो एमएस पावर पॉइंट है इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी चीज को क्या करें, आसानी से
स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझाया जा सके। इसमें टेक्स्ट, चित्र, तालिका, चार्ट, वीडियो और एनिमेशन जोड़कर प्रस्तुति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। एनिमेशन का मतलब होता है कोई भी जो चीज है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसको चला करके दिखाया जाता है, ठीक है। कोई भी वो हाथ पैर हिलाता है, मुंडी हिलाता है, इसको बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रस्तुति क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन है, आप लोग बार बार प्रस्तुति देख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन होता है क्या, उस चीज को समझते हैं। किसी विषय, योजना, प्रोजेक्ट या फिर जानकारी को लोगों के सामने क्रमबद्ध और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना ही प्रस्तुति कहलाता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जो हम आपको ऊपर अभी समझाए थे कि टेबल होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी चीज को समझा रहा था, ठीक है, यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे कक्षा में प्रोजेक्ट समझाना। कोई भी जो टीचर है किसी प्रोजेक्ट को समझा रहा है तो वो कैसे करते हैं, तो ऐसे टीवी में समझाते हैं और सारे बच्चे क्या होते हैं उस चीज को देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्तुति। व्यापारिक योजना प्रस्तुत करना, सेमिनार में जानकारी देना, ये सब क्या है, तो प्रस्तुति के कुछ उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं एमएस पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं। एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं। पहले उसकी विशेषता वो है आकर्षक स्लाइड बनाने की सुविधा। इसमें आकर्षक स्लाइड बनाने की सुविधा होती है, स्लाइड को आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में सुंदर और रंगीन स्लाइड बनाई जा सकती हैं। इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनती है। अगर आप देखने में कोई चीज आपका अच्छा लग रहा है तब लोग उसको देखने में रुचि लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में सुंदर और रंगीन स्लाइड बनाई जा सकती हैं। इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनती है। दूसरा जो इसका विशेषता है एमएस पावर पॉइंट का, वो है चित्र और ग्राफ जोड़ने की सुविधा। इसमें आप फोटो और ग्राफ को भी जोड़ सकते हैं ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका प्रस्तुति है, वो आकर्षक बन सके। इसमें चित्र, तालिका और चार्ट जोड़कर विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। इससे प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बनती है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन में किसी चीज का चित्र दिखाना है, किसी एरिया का फोटो दिखाना है, तो वो आप जोड़ सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि अगर ये काम हम लोग करते हैं तो जो हमारा रेवेन्यू है इस तरह से बढ़ेगा, तो हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं किस तरह से वो बढ़ेगा, 1 महीने में कितना, 2 महीने में कितना, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो चित्र और ग्राफ इसमें जोड़ने की सुविधा होती है। तीसरा जो इसका विशेषता होता है एमएस पावर पॉइंट का, वो होता है एनिमेशन और ट्रांजिशन की सुविधा। इसमें क्या है, तो एनिमेशन और ट्रांजिशन की सुविधा होती है। इफेक्ट डालना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन। स्लाइड और टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव दिए जा सकते हैं। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। जो एनिमेशन होता है या फिर जो ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो डाले हुए, तो ये जो मेरा वीडियो है कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी यहाँ से दिखाना शुरू करेगा तो देखते देखते यहाँ तक आ जाएगा, कभी यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे तो देखते देखते यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एनिमेट करना, ठीक है। एनिमेट करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एनिमेशन और ट्रांजिशन की सुविधा इसमें होती है। स्लाइड और टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव दिए जा सकते हैं। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। चौथा जो इसका विशेषता वो है समय की बचत। इससे क्या होता है, तो समय की बचत होती है। पावर पॉइंट की सहायता से कम समय में अधिक जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। यह शिक्षा और कार्यालय दोनों में बहुत उपयोगी होता है। अगर आप किसी चीज को कॉपी में लिख लिख करके समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है उसका अगर यूज करते हैं तो सारी चीजें क्या है, तो बहुत ही आसान हो जाती है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं प्रस्तुति की तैयारी कैसे की जाती है। प्रस्तुति को हमने समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, इसकी तैयारी, प्रेजेंटेशन की तैयारी, प्रस्तुति की तैयारी, ठीक है। अच्छी प्रस्तुति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तभी अगर क्या तो प्रेजेंटेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की तैयारी मतलब क्या, जो आप अभी दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्रस्तुति देने वाले, जिसके बारे में आप लोगों को समझाने वाले हैं, उसकी तैयारी। आप लोग उस चीज को बनाएंगे, पहले स्लाइड में चीजों को लिखेंगे जिसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। उसमें चित्रों को जोड़ेंगे, ग्राफ को जोड़ेंगे, जो भी आपका तैयारी है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है विषय का चयन। आप जिसके बारे में बताने वाले हैं तो उस विषय के बारे में आपको लिखना है, विषय का चयन करना है। तो इससे प्रस्तुति की तैयारी की जाती है। सबसे पहले प्रस्तुति के विषय का चयन किया जाता है। विषय स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सके। तो विषय कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। विषय का चयन करना सबसे जरूरी है आपका प्रस्तुति का तैयारी करने के लिए। उदाहरण देख सकते हैं कि जल प्रदूषण, कंप्यूटर नेटवर्क या भारत के अर्थव्यवस्था। जल प्रदूषण से हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क से हो सकता है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहले जो प्रेजेंटेशन उसकी पहले तैयारी के लिए शीर्षक चुना जाता है, ठीक है। क्या है, तो शीर्षक चुना जाता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लिखेंगे तैयारी के लिए वो है जानकारी एकत्र करना। जिसके बारे में आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ठीक है, प्रस्तुति देने वाले, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप अच्छे से चीजों को बता सके, एक्सप्लेन कर सके। विषय से संबंधित सही और आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है। जानकारी छोटी, स्पष्ट और क्रमबद्ध होनी चाहिए। यदि जानकारी अधिक जटिल होगी तो श्रोता उसे आसानी से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर जानकारी बहुत ही जटिल होगा, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, चीजों को अच्छे से समझाना ताकि जो आपके बॉस हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके करीबी, वो आपके बातों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। अगर उसमें बात अगर बहुत
कड़ा कड़ा बात रहेगा, ठीक है, बहुत ही कैसे भारी भारी शब्द रहेगा, तो लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। तो जानकारी एकत्र करना, उसके बाद भी क्या है तो बिल्कुल स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। जानकारी छोटी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, और जानकारी बिल्कुल जटिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे इसकी तैयारी का, वो है स्लाइड की योजना बनाना। स्लाइड की योजना बनाना मतलब कौन सा स्लाइड आपका किस टाइम में आएगा, कौन सा स्लाइड, जैसे मान लीजिए हम 4 स्लाइड बनाए, तो पहला स्लाइड हमको ये यहाँ पर दिखाना है, तो फर्स्ट में इसको रखना है, फिर हमको ये दिखाना है, दूसरे नंबर पर इसको तय करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइड की योजना बनाना, प्रस्तुति में कितनी स्लाइड होंगी और किस स्लाइड में क्या जानकारी होंगी, इसकी योजना बनाई जाती है। तो पहले स्लाइड में हमको क्या दिखाना है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रस्तुति में कितनी स्लाइड होंगी, मतलब हम लोग कितने चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन की तैयारी इस तरह से की जाती है, ठीक है। स्लाइड की योजना बनाई जाती है। आमतौर पर प्रस्तुति में शीर्षक स्लाइड, परिचय, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष शामिल होते हैं। इस तरह से स्लाइडों को रखा जाता है। इसी में आपका जो शीर्षक स्लाइड है कि किसके बारे में लोग बात करने वाले, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है पहले स्लाइड में। दूसरे स्लाइड में उसके बारे में बात करते हैं, उसका परिचय क्या है, नहीं है क्या, ठीक है। जो फिर मुख्य बिंदु, उसमें ग्राफ, चित्र वगैरह सब कुछ दिखाए जाते हैं, और फिर एक निष्कर्ष निकला जाता है कि अगर ये काम हम लोग करते हैं तो उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो स्लाइड की योजना बनाना इसका तैयारी का तीसरा भाग था। चौथा जैसे पॉइंट हम देखेंगे वो है चित्र और चार्ट जोड़ना। चित्र और चार्ट को जोड़ना, प्रस्तुति को आकर्षक बनाने के लिए चित्र, तालिका और ग्राफ जोड़े जाते हैं। चित्रों की सहायता से विषय को जल्दी समझाया जा सकता है। चित्रों की सहायता से क्या, तो विषय को जल्दी से समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोयला का क्षेत्र दिखाना है, तो कोयला का क्षेत्र आप दिखाएंगे किस तरह से वहां पर खनन होता है, आप वीडियो लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, ग्राफ लगा सकते हैं कि 1 साल में इतना कोयला यहाँ से उठाया जाता है, इतना फायदा होता है, इस तरह के पॉइंट को बना सकते हैं। पांचों यहाँ पर हम लोग इसकी प्रस्तुति के तरीकों को देखेंगे, या फिर जो तैयारी देखेंगे वो है प्रस्तुति का अभ्यास, और जो प्रेजेंट करेंगे आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तुति के अभ्यास कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रस्तुति तैयार करने के बाद उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। इससे बोलने में आत्मविश्वास बढ़ता है और गलतियां कम होती है। जब आप चीजों को पहले से जानते होंगे, चीजों को बोल करके आपने ट्राई किया होगा, तो आगे क्या आपका स्लाइड आने वाला है इस चीज की जानकारी आपको पहले से होगी, आपको क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बताना है, आराम से आप बता सकते हैं। तो प्रस्तुति का अभ्यास भी करना चाहिए। आगे फिर क्वेश्चन में था स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि स्लाइड क्या होता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। जो हर एक पेज होता है, हम आपको बार बार छाप छाप के दिखा रहे हैं, तो ये जो चीज होता है ये आपका क्या है, स्लाइड है, ठीक है, सब स्लाइड है। हर स्लाइड में अलग अलग जानकारी लिखी जाती है। हर स्लाइड किसके लिए होता है, तो अलग अलग चीजों को लिखने के लिए होता है। सरल शब्दों में कहे तो प्रस्तुति का एक एक पृष्ठ स्लाइड कहलाता है। जो भी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं, जो भी पेज को यूज कर रहे हैं, वही स्लाइड आपका कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये घिसका रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं, तो जब इसको पार करते हैं ये जो लाइन आता है, तो ये एक स्लाइड आपका हो गया। ये जो आप लाइन बीच में देख रहे हैं क्या, एक स्लाइड हो गया, तो ये हमारा दूसरा स्लाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। यही हम यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तुति का एक एक पृष्ठ स्लाइड कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड के उपयोग। स्लाइड का उपयोग कैसे होता है, किन किन कार्यों में किया जाता है, कैसे किया जाता है। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना कि पहले क्या आएगा, फिर दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, इसके लिए उपयोग किया जाता है स्लाइडों का, ठीक है। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाने के लिए स्लाइड की सहायता से विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझाया जाता है। इससे श्रोता आसानी से जानकारी समझ पाते हैं। इससे क्या है, जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है स्लाइड का। स्लाइड का जो दूसरा उपयोग है वो है प्रस्तुति को आकर्षक बनाना। ये प्रस्तुति को आकर्षक बनाने का काम करता है। रंग, चित्र और डिजाइन की सहायता से स्लाइड सुंदर बनाई जाती है। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। तो ये इसका क्या है, एक उपयोग है। तीसरा इसका उपयोग है स्लाइड का वो है समय की बचत। इससे समय की बचत होता है, टाइम का बचत होता है। स्लाइड में मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं जिससे कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है। तो ये सब क्या है, सब स्लाइड के उपयोग हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं स्लाइड फॉर्मेटिंग, कि स्लाइड फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रस्तुति की तैयारी कैसे होती है, प्रस्तुति क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, और एनिमेशन के उपयोग कैसे किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्लाइड फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग का अर्थ स्लाइड को सुंदर और व्यवस्थित बनाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, उसको तैयार करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है, फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है, टेक्स्ट का आकार और रंग बदलना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, तो उसको चीजों को बदलना, ठीक है, उसको सुंदर बनाना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, चीजों को सुंदर बनाना। तो टेक्स्ट का जो कलर है, जो आकार, उसको बदलना, यह फॉर्मेटिंग का काम होता है। महत्वपूर्ण शब्दों को बड़ा और रंगीन बनाया जा सकता है। इससे मुख्य बातें जल्दी दिखाई देती है। जो आप एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हो, उसमें जो लिखा हुआ चीज है, आपने जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो हाईलाइटेड रहे, वो चीज पहले दिखे, तो उसमें आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और रंग को बदल सकते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण शब्द है वो तुरंत दिख जाए। तो ये इसका फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, जो इसका काम होता है फॉर्मेटिंग का, वो होता है फॉन्ट स्टाइल बदलना।
मतलब जैसे कि ये हम लिखे हुए हैं तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जो आपका फॉन्ट स्टाइल है उसको बदला जा सकता है। तो फॉन्ट स्टाइल बदलना फॉर्मेटिंग का काम होता है। अक्षरों की डिजाइन बदलकर प्रस्तुति को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है फॉर्मेटिंग का। तीसरा जो काम है फॉर्मेटिंग का वो है बैकग्राउंड डिजाइन बदलना। आपका जो बैकग्राउंड डिजाइन, जैसे कि मेरा यहाँ पर व्हाइट है बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर BA सेंटर लिख करके अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फूल वगैरह छाप सकते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड का जो डिजाइन है वो MS पावर पॉइंट में बदला जा सकता है। ये किसका है? सब फॉर्मेटिंग का ही काम है। स्लाइड के पीछे रंग या फिर डिजाइन बदला जा सकता है, इससे स्लाइड सुंदर दिखाई देती है। चौथा जहां पर हम लोग इसके काम का बात करेंगे, जो कार्य का बात करेंगे, वो है चित्र और आकृतियां जोड़ना। इसमें चित्र और आकृतियां जोड़ी जा सकती है फॉर्मेटिंग के जरिए। स्लाइड में फोटो, आकृतियां और चार्ट जोड़कर जानकारी को स्पष्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या सब फॉर्मेटिंग के काम है। आगे दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है आपका एनिमेशन। एनिमेशन को हम लोग समझते हैं कि एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन क्या होता है, हम आपको शुरू में बताएं कि चीजों को चलने लायक बनाना, चलने वाले प्रभाव को डालना, उसी को बोलते हैं एनिमेशन। उसको बोलते हैं एनिमेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आदमी यहाँ पर बना हुआ था, अब ये बताते बताते क्या है तो धीरे धीरे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं चीजों को एनिमेट करना, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिमेट करना। ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि स्लाइड या टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव को एनिमेशन कहा जाता है। जो चलने वाले प्रभाव है उसको बोलते हैं एनिमेशन। जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि स्कॉलरशिप वाले वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो वीडियो है वो पहले इतना छोटा रहता है, फिर चलते 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 इस तरह से क्या है तो फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, फिर अचानक से ये फोटो हट के दूसरा आ जाता है। तो ये जो चलने वाले प्रभाव है इसी को एनिमेशन कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर एक फोटो हट के दूसरा फोटो आ जाता है, कहीं पर बड़ा दिखता है, कहीं छोटा दिखता है, तो इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं एनिमेशन। सरल शब्द में कहे तो जब टेक्स्ट या फिर चित्र स्लाइड में किसी विशेष तरीके से दिखाई देते हैं तो उसे एनिमेशन कहा जाता है। आगे दोस्तों जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एनिमेशन का उपयोग, तो एनिमेशन का उपयोग हम लोग देख लेते हैं कि एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है। पहला आपका प्रस्तुति को रोचक बनाना। प्रस्तुति को रोचक बनाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब वीडियो में कोई फोटो दिखाया जाता है, कोई चित्र दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर कैसे कोई भी ग्राफ दिखाया जाता है, अगर वो चलता बोलता दिखाई देगा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देगा, कभी छोटा कभी बड़ा होगा, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं प्रस्तुति को रोचक बनाना। तो एनिमेशन क्या करता है? प्रस्तुति को रोचक बनाता है। एनिमेशन से प्रस्तुति देखने में आकर्षक लगती है और श्रोता का ध्यान बना रहता है। श्रोता का ध्यान क्या है तो बना रहता है। दूसरा है आपका महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान आकर्षित करना। जो महत्वपूर्ण जानकारी होता है उस पर ध्यान आकर्षित करता है। महत्वपूर्ण शब्दों और चित्रों में एनिमेशन लगाने से वे जल्दी दिखाई देते हैं। अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण लिखा है, तो अगर महत्वपूर्ण को हम चलते 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 यहाँ पर सेट कर दे तो जो चलता हुआ चीज है वो लोगों को जल्दी दिखेगा। तो महत्वपूर्ण के बारे में बताएं तो वे कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान आकर्षित करता है ये। तीसरा जो यहाँ पर इसका कार्य हम लोग देखेंगे वो है जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना। एनिमेशन की सहायता से जानकारी एक एक करके दिखाई जा सकती है। इससे विषय को समझाना आसान हो जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन बदलना। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के दौरान दिखाई देने वाले प्रभाव को ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे अगर हम एक महासंग्राम वीडियो बनाते हैं तो वहां पर जो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है तो वहां पर ऐसे घूम के आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। कई बार चीज जो है ये जो वीडियो है कभी नीचे जाएगा और दूसरा वीडियो ऊपर से आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। कभी ये राइट साइड सलकेगा और ये लेफ्ट साइड से आते हुए यहाँ पर एक दूसरा वीडियो आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उदाहरण जैसे कि फेड ट्रांजिशन हो गया, वाइप हो गया, स्प्लिट हो गया, सब क्या सब ट्रांजिशन है। यह प्रस्तुति को अधिक सुंदर बनाता है, ठीक है। क्या है सब? ट्रांजिशन है। आगे दोस्तों हम लोग MS पावर पॉइंट के उपयोग को देख लेते हैं कि MS पावर पॉइंट का उपयोग कैसे होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी प्रोजेक्ट और विषय समझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों जो MS पावर पॉइंट का उपयोग है वो व्यापार के क्षेत्र में। कंपनी अपनी योजनाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट याद कर लेने, इस तरह से लिखना है। तीसरा जो यहाँ पर इसका उपयोग देखते हैं MS पावर पॉइंट को सेमिनार और मीटिंग में। सेमिनार और मीटिंग में क्या है तो MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों के सामने समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल शिक्षण में पावर पॉइंट बहुत उपयोगी है। आप लोग देखते होंगे जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो LED पर पढ़ाते हैं, ठीक है। जो LED है, जो स्मार्ट टीवी उस पर पढ़ाते हैं, तो उसके पास क्या होता है एक रिमोट होता है। रिमोट से टिपेंगे, रिमोट कैसे दबाएंगे, वो क्या होगा जो स्लाइड होगा वो हट जाएगा और दूसरा स्लाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या होता है ऑनलाइन शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि MS पावर पॉइंट एक अत्यंत उपयोगी प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है जिसने जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल, आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया है। इसकी सहायता से स्लाइड, फॉर्मेटिंग और एनिमेशन का उपयोग करके किसी भी विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यापार और कार्यालयों में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो इस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपने समझ लिया कि MS पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें प्रस्तुति कैसे होता है, इसका
तैयारी कैसे किया जाता है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, सब कुछ आपने समझ लिया होगा। चैनल पर सुने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। इससे क्या आप ही का भला होगा, अगर हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर करेंगे उतना चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था सेक पेपर का, वो आपका MS पावर पॉइंट से रिलेटेड था। आज हम लोग MS वर्ड के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक पेपर का, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। कहा जा रहा है कि MS वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करने के तरीकों को समझाइए। MS वर्ड क्या है ये बताना, या फिर जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये क्या होता है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करने के क्या तरीके होते हैं उसको समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और डिटेल में आपको हम सब कुछ बताएंगे। आपको क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करें, तो आप लोग का एक फर्ज बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर किया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड क्या होता है, प्रोसेसिंग जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या है। कहा जा रहा है कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का युग है। आज हर चीज में क्या देख रहे हैं आप लोग, इंटरनेट देख रहे हैं, डिजिटल चीजों को देख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आज का युग कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का युग है। वर्तमान समय में स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। अधिकतम जो काम है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है, डिजिटल चीजों से ही किया जाता है। पहले लोग पत्र, आवेदन, रिपोर्ट और दस्तावेज हाथ से लिखते थे, जिसमें अधिक समय लगता था। इसमें क्या है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जब हाथ से लोग लिखते थे, और गलती सुधारना भी कठिन होता था। अगर गलती सुधारना चाहे तो उसको काटना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा है कि आज ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि लेकिन अब MS वर्ड से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से दस्तावेज बनाना, संपादन करना और सुरक्षित रखना बहुत आसान हो गया है। पहले क्या है, जब लोग हाथों से चीज़ों को लिखते थे, पत्र लिखते थे, ठीक है, दस्तावेज लिखते थे, रिपोर्ट तैयार करते थे, आवेदन लिखते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। साथ में अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन आज के टाइम में MS वर्ड से प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या कर सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, संपादन कर सकते हैं। संपादन मतलब अगर कहीं पर गलती होता है तो उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फिर से सुधार सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आपने जो लिखा उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो ये आपका MS वर्ड का कुछ फायदा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि MS वर्ड ने लिखने और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को तेज, सरल और आकर्षक बना दिया है। MS वर्ड ने क्या किया, तो लिखने की, दस्तावेज तैयार करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको तेज किया है, सरल बनाया और आकर्षक बनाया। तो एक हमने यहाँ पर बस छोटा सा परिचय को देख लिया। इससे से आपको आंसर को लिखना शुरू करना है। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, MS वर्ड क्या है, वो क्या होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। जब तक हम आपको बता रहे हैं तब तक वीडियो को देखते रहिए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सारा पॉइंट आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आएगा। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है इस चीज को समझते हैं। कहा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से किसी दस्तावेज को टाइप करना, सुधारना, सजाना, सुरक्षित रखना और प्रिंट करना शामिल होता है। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। जहां से आप किसी चीज को कंप्यूटर की सहायता से किसी दस्तावेज को टाइप करते हैं, वहां से शुरू होता है। अगर गलती हो गई तो उसको सुधारते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं, किस तरह से फॉन्ट लगाया जाएगा, किस तरह से कलर करना, ये सारी चीजों को सजाना, सुरक्षित रखना और प्रिंट करना, ये सब क्या है, तो इसमें शामिल है, वर्ड प्रोसेसिंग में शामिल है। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है लिखने से लेकर के प्रिंट तक, इसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में कहना चाहे तो इसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर लिखने और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर पर जो आप लिखते हैं, जो दस्तावेज तैयार करते हैं, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसकी सहायता से उपयोगकर्ता आसानी से पत्र लिख सकता है, आवेदन, रिपोर्ट, पुस्तक, नोट्स और प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत सुधारा जा सकता है। यही कारण है कि आज लगभग हर क्षेत्र में वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज देखते होंगे कि हर क्षेत्र में क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जो MS वर्ड है इसके ऊपर लिख करके क्या है, तो लोग आराम से प्रेजेंटेशन को, जो आपका वर्ड है, जो आपके कागज पत्र है, जो आपके दस्तावेज है, उसको तैयार किया जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि MS वर्ड क्या है। अपने वर्ड प्रोसेसिंग को समझ लिया, जहां से हम लोग टाइपिंग से शुरू करके प्रिंट तक जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि MS वर्ड क्या चीज है, ठीक है। MS वर्ड क्या चीज है, जो कंप्यूटर चलाए होंगे, जो उनको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, वो जानते होंगे कि MS वर्ड क्या है। कहा जा रहा है कि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर क्या है तो इसका उपयोग दस्तावेज तैयार करने, संपादन करने, फॉर्मेटिंग करने और प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड है वो क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है, संपादन मतलब अगर कहीं पर गलती हो तो उसको एडिट करने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, फॉर्मेटिंग तैयार करने के लिए और प्रिंट निकालने तक के लिए किया जाता है MS वर्ड का उपयोग। यह उपयोगकर्ता को दस्तावेज को तुरंत सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए सुविधा देता है। ये जो आपका MS वर्ड है ये क्या करता है तो जो उपयोगकर्ता होता है जैसे हम और आप, वो क्या करता है दस्तावेज को उनके सुंदर बनाने का काम करता है, व्यवस्थित करने का काम करता है और आकर्षक बनाने का सुविधा ये देता है। MS वर्ड शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, सरकारी कार्यालय और व्यक्तिगत कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखना है, जैसे कि ये पूरा हम जो फॉर्मेट लिखे हैं, ये जो पूरा हम स्लाइड लिखे हैं, ये मान लीजिए कि हम MS वर्ड में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि MS वर्ड शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, व्यापार, सरकारी कार्यालय और व्यक्तिगत कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के मैटर में। आगे हम लोग देख लेते हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं। जो आपका MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य विशेषता क्या है। पहले इसका विशेषता वो है टाइपिंग की सुविधा। ये हमें टाइपिंग की सुविधा देता है। ये सब क्या है तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया और वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो कंपनियां होती है वो अपने फायदे के लिए इसमें कुछ और फंक्शन लाती है। जो आपका अगर आप सीधा सीधा अगर कहा जाए, अगर इसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें ज़्यादा दिया जाता है, जो कह सकते सुविधा ज़्यादा दिया जाता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो सुविधाएं कम होती है, ठीक है। तो MS वर्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं, इसमें आपको टाइपिंग की सुविधा दिया जाता है। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं तो सब जो आपको नॉर्मल सुविधा दिया जाता है उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। टाइपिंग की सुविधा दिया जाता है MS वर्ड में आपको। MS वर्ड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसानी से टाइपिंग की जा सकती है। उपयोगकर्ता कीबोर्ड की सहायता से पत्र, आवेदन, नोट्स और अन्य दस्तावेज तैयार कर सकता है। हाथ से लिखने की तुलना में कंप्यूटर पर टाइपिंग करना अधिक तेज, साफ सुथरा होता है। इससे समय भी बचत होती है। इससे क्या होता है, समय का भी बचत हो जाता है। तो MS वर्ड की क्या विशेषता है, ये हमें टाइपिंग की सुविधा देता है। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नोट्स, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। इसकी सुविधा में कौन देता है, MS वर्ड देता है। ये इसका विशेषता है। दूसरा इसका विशेषता है MS वर्ड का वो है एडिटिंग का, संपादन की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए आपको एक चीज कागज पर लिखते हैं, किसी चीज को कागज पर लिखते हैं, जैसे आवेदन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप, तो अगर उसको कागज पर लिख रहे हैं, अगर लिखते कहीं पर गलती हो गया तो उसको मिटाना पड़ेगा या फिर चिसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन MS वर्ड में ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई लग रहा है कि ये शब्द हम गलत लिख दे तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, टाइप करके क्या है तो उसको हटा सकते हैं और फिर से वहां पर लिख सकते हैं। तो हमें संपादन की सुविधा देता है MS वर्ड। MS वर्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लिखे गए शब्दों और वाक्यों को आसानी से बदला जा सकता है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत हटाया या फिर सुधारा जा सकता है। तो एडिटिंग की हमें सुविधा देता है। कॉपी पेस्ट, कट और अंडू जैसे विकल्प दस्तावेज को संपादित करने में सहायता करते हैं। कोई भी चीज को अगर कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से उठा करके वहां के लेकर जाना है तो आप कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, यहाँ से कट करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा आपका। अंडू कर सकते हैं, अगर कोई चीज आपसे गलती से डिलीट हो गया है, कोई अगर आपकी लिखा हुआ चीज अगर वो गलती से गलत लिखा गया तो उसको अंडू कर सकते हैं, मतलब फिर से दोबारा जैसा था वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्या है तो वो विकल्प देता है, जिससे दस्तावेज को संपादित करने में सहायता मिलते हैं। इससे दस्तावेज को बार बार साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। MS वर्ड से क्या है तो दस्तावेज को बार बार साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। तो संपादन की सुविधा ये हमें देता है। MS वर्ड का जो अगला विशेषता है वो है फॉर्मेटिंग की सुविधा। ये हमें फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है, मतलब चीजों को अच्छा बनाना, मतलब बेहतर बनाने की हमें सुविधा देता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की सुविधा होती है। जो हम लिखते हैं उसका जो कह सकते हैं कलर चेंज करना, छोटा बड़ा करना, ठीक है, ये सारी चीजों की हमें सुविधा देता है। इसमें अक्षरों का आकार, रंग, डिजाइन और स्टाइल बदला जा सकता है। तो MS वर्ड फॉर्मेटिंग की सुविधा में प्रदान करता है। इसमें कहा जा रहा है कि हेडिंग को बड़ा और मोटा बनाया जा सकता है तथा महत्वपूर्ण शब्दों को अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। इससे दस्तावेज अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई देता है। इससे क्या है, जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने दस्तावेज लिखा है, जो भी पत्र या फिर कुछ भी आपने लिखा है, वो क्या होगा, अधिक स्पष्ट लगेगा और सुंदर दिखाई देगा अगर आपको फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है तो MS वर्ड में ये सुविधा हमें देखने को मिलती है। चौथा जो इसका विशेषता है MS वर्ड का वो है चित्र और तालिका जोड़ने की सुविधा। MS वर्ड में हमें चित्र और तालिका जोड़ने का भी सुविधा मिलता है। कहा जा रहा है कि MS वर्ड में केवल लिखावट ही नहीं बल्कि चित्र, तालिका, चार्ट और आकृतियां भी जोड़ी जा सकती हैं। इससे प्रोजेक्ट और रिपोर्ट अधिक प्रभावशाली बनती है। इससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, जो रिपोर्ट होता है, वो अधिक प्रभावशाली लगता है देखने में। अगर आप वहां पर चित्रों को जोड़ सकते हैं, तालिकाओं को दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर तालिकों को जोड़ सकते तो क्या हम चीजों को समझा पाते कि और डिटेल में आपको समझा पाते कि यहाँ पर किस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन हम आपको ऐसे ही समझा सकते हैं। शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में
डेटा को समझाने के लिए तालिकाओं और चित्रों का बहुत उपयोग किया जाता है। अगर हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि अमेजोन जंगल के बारे में बताते हैं, धनबाद का कोयला के बारे में बताते हैं, या फिर किसी क्षेत्र के बारे में बताते हैं, हम आपको जरूर यहाँ पर फोटो लगा देते हैं। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी का क्लास करवाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि मैप लगाया जाता है। तो सब कैसे किया जाता है, सब चित्र तालिकाओं को जोड़ने का सुविधा देता है। कौन देता है, MS वर्ड देता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि दस्तावेज को सुरक्षित रखने की सुविधा, जो MS वर्ड है वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है, मतलब सेव भी कर लेता है। वो MS वर्ड में तैयार किए गए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको सेव भी किया जा सकता है, स्टोरेज कर सकते हैं उसको। एक बार सेव करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे दोबारा खोला और संपादित किया जा सकता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसे जो भी आपने लिखा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो लंबे समय तक क्या है तो सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दस्तावेज को सुरक्षित रखने की सुविधा हमें देता है, सेव करने की सुविधा हमें देता है MS वर्ड। अगला इसका विशेषता वो है प्रिंट निकालने की सुविधा। जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको सुधारते हैं, चीजों को रंग पेंट करते हैं, उसके बाद ये हमें प्रिंट करने की भी सुविधा देता है। जो MS वर्ड है वो हमें प्रिंट करने की सुविधा देता है। MS वर्ड में तैयार दस्तावेज का प्रिंट आसानी से निकाला जा सकता है। प्रिंटर की सहायता से दस्तावेज को कागज पर छापा जा सकता है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाता है, स्कूल में किसी चीज के बारे में लिखने को दिया जाता है, तो उसमें कुछ फोटो भी लगाने पड़ते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं और उसमें फोटो भी लगा सकते हैं, ग्राफ लगा सकते हैं, उस चीज को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सुविधा जो वो देता है हमें कौन, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड हमें इस तरह की सुविधाएं देता है, जो इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीके। आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये चीज पूछा गया था कि MS वर्ड जो है वो क्या है और इसमें वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें काम करने का तरीका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के क्या तरीके हैं। MS वर्ड में कार्य करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। कार्य करने के लिए क्या है तो कुछ महत्वपूर्ण चरण है। इन चरणों की सहायता से उपयोगकर्ता आसानी से दस्तावेज तैयार कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है या फिर कैसे जो आपका MS वर्ड है उसमें किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, किस तरह से उसको तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर में बैठे हुए, कंप्यूटर आपने ऑन किया, तो यहाँ से शुरुआत करके किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं चीजों को, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो MS वर्ड खोलना। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर में जाएंगे तो MS वर्ड जो आपका ऐप है उसको खोलना पड़ेगा, जो आपका एप्लीकेशन उसको खोलना है। सबसे पहले कंप्यूटर में MS वर्ड सॉफ्टवेयर खोला जाता है। इसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विकल्प को चुना जाता है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका विकल्प को चुना जाता है। MS वर्ड खुलने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करने नया पेज खोला जाता है जहां से कार्य शुरू होता है। जरूरी नहीं कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से चूज करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है। बहुत तरह के क्या है तो उसमें कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत तरह के क्या है तो वहां पर बैकग्राउंड भी रहते हैं। ठीक है, बहुत तरह का क्या है तो बैकग्राउंड दिया हुआ रहता है, तो अब उस चीज को चुन करके वहां पर कर सकते हैं। तो MS वर्ड खुलने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चयन करके नया पेज खोला जाता है, तो जहां पर कार्य शुरू होता है। यह जो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लिखने से पहले हम लोग कॉपी खोलते हैं। और ये जो तरीका है MS वर्ड का तरीका जो है इसका वर्ड प्रोसेसिंग का, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम लोग कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को देख रहे हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका MS वर्ड है उसमें हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड को खोलना है, ऐप खोलना। दूसरा है इसका नया दस्तावेज बनाना। ठीक है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करना है। इसी तरह से बनाया जाता है, उसी तरह से लिख देंगे। MS वर्ड खोलने के बाद नया दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्र, आवेदन, रिपोर्ट या फिर नोट्स लिख सकता है। जो भी आपको मन है या फिर जो भी आपका जरूरी है, जो भी आपकी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप चीजों को लिख सकते हैं। नया दस्तावेज बनाना बहुत आसान होता है और इसमें कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। तो दूसरे नंबर पर क्या कहना है, नया दस्तावेज बनाना, लिखना, जो आपको लिखने का इच्छा है। तीसरा जिसका तरीका है वो है टाइपिंग करना। क्या करना, टाइपिंग करना। कीबोर्ड की सहायता से टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता अपनी भाषा के अनुसार हिंदी या फिर अंग्रेजी में टाइपिंग कर सकता है। कंप्यूटर में टाइपिंग करने से लिखावट साफ रहती है और दस्तावेज जल्दी तैयार हो जाता है। यह कार्य बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम कॉपी में पेन से लिखते हैं। तो टाइपिंग करना भी क्या तो इस तरह से कह सकते हैं इसका तरीका है। चौथा इसका तरीका वो है टेक्स्ट का संपादन करना। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। यदि टाइपिंग के दौरान कोई गलती हो जाए तो उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। ठीक है, क्या करते हैं, सुधारा जा सकता है। तो टेक्स्ट का जो है संपादन करना मतलब एडिटिंग करना भी यहाँ पर हो सकता है। गलत शब्द हटाना, नया शब्द जोड़ना, कॉपी पेस्ट करना और वाक्य बदलना एडिटिंग कहलाता है। अगर कोई भी चीज आप करते हैं, गलत शब्दों को हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एडिट करना। MS वर्ड में गलती सुधारना बहुत आसान है, जबकि हाथ से लिखे दस्तावेज में यह कठिन होता है। जैसे हम लोग
तरीकों को देख रहे हैं किस तरह से एमएस वर्ड में काम किया जा सकता है, जो वर्ड है उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है। पांचवा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है आपको हम बता चुके हैं पहले। तो जो टेक्स्ट है उसको बदलना, उसको मोटा पतला करना, ठीक है, उसको रंगों को बदलना, अपने हिसाब से लिखना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किया जाता है। फॉर्मेटिंग का अर्थ टेक्स्ट को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। एमएस वर्ड में अक्षरों का आकार बदलना, रंग बदलना, बोल्ड करना और पैराग्राफ व्यवस्थित करना बहुत आसान होता है। इससे दस्तावेज अधिक आकर्षक और पढ़ने में आसान दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, तो सब तरीके हैं काम करने के। छठा जो तरीका है वो है चित्र और तालिका जोड़ना। क्या है? चित्र और तालिका जोड़ना। एमएस वर्ड में आवश्यकता के अनुसार चित्र, तालिका और चार्ट जोड़े जा सकते हैं। एमएस वर्ड में क्या है, तो जिस तरह से आपकी आवश्यकता है उस तरह से आप चित्र जोड़ सकते हैं, तालिकाएं जोड़ सकते हैं, चार्ट जोड़ सकते हैं। यह सुविधा प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाती है। यदि किसी विज्ञान प्रोजेक्ट में चित्र जोड़ना हो तो इंसर्ट विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इंसर्ट विकल्प का मतलब उसको क्या है, तो लाना। इंसर्ट मतलब उसको जोड़ना। तो चित्र और तालिका जोड़ना भी क्या है, तो इसका एक तरीका है। आगे देखते हैं सातवां जो पॉइंट हुआ है दस्तावेज को सुरक्षित करना। अब उसको सेव करना, ठीक है, सेविंग डॉक्यूमेंट्स। तैयार किए गए दस्तावेज को भविष्य में उपयोग के लिए सेव किया जाता है। यदि दस्तावेज सेव ना किया जाए तो कंप्यूटर बंद होने पर सारा कार्य मिट सकता है। ऐसा होता नहीं, आपका जो वर्ड एमएस वर्ड है उसमें अगर आप कोई चीज लिखे हुए कंप्यूटर बंद हो जाएगा तभी आपका वहीं से फिर चालू हो जाएगा, वो पहले से सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सेव कर लेते हैं, जो भी आपने एडिट किया है अगर उस चीज को आप सेव कर लेते हैं तो जो आपका एडिटिंग था वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सेव किए सारे एडिट को छोड़ देते तो वो एडिट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपने लिखा है गलत सही वही रह जाएगा बस, ठीक है। इसलिए कार्य पूरा होने के बाद दस्तावेज को सुरक्षित करना आवश्यक होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर ले तो उसको सेव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 पॉइंट देख लिया। 8वां जो आपका पॉइंट है वो है दस्तावेज खोलना। दस्तावेज खोलना, अब जो आपने सेव किया उसको डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना। पहले से सेव किए गए दस्तावेज को दोबारा खोला जा सकता है। उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव और सुधार भी कर सकता है। यह सुविधा पुराने दस्तावेज को पुनः उपयोग करने में सहायता करती है। तो आपने जो सेव किया डॉक्यूमेंट्स को उसको चाहे तो आप फिर से कह सकते हो उसमें एडिट कर सकते हो, उस चीज को फिर से बदल सकते हैं। प्रिंट निकालना, अब अंतिम इसका पड़ाव जो आता है जो वो है प्रिंट करना। एमएस वर्ड में तैयार दस्तावेज को प्रिंटर की सहायता से कागज पर छापा जा सकता है। आवेदन पत्र, रिपोर्ट, नोट्स और प्रोजेक्ट का प्रिंट निकालने में यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है। इससे दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या है, तो आपका जो एक डॉक्यूमेंट्स वो तो सेव हो गया कंप्यूटर में और दूसरा आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है। तो ये रहा आपका शुरू से लेकर के मतलब एमएस वर्ड खोलने से लेकर के प्रिंट तक निकालने तक का तरीका, ठीक है। इस तरह से वहां पर काम किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एमएस वर्ड के उपयोग। एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, एमएस वर्ड का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, कार्यालय, व्यापार और व्यक्तिगत कार्यों में किया जाता है। एमएस वर्ड का सारे क्षेत्रों में आज के दिन में क्या तो उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर लिखने वाला काम है तो वो कहाँ पर होगा, एमएस वर्ड में ही होगा, ठीक है। विद्यार्थी इसका उपयोग नोट्स और प्रोजेक्ट बनाने में करते हैं, जबकि कार्यालयों में रिपोर्टों और पत्र तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो रिपोर्ट है, जो पत्र, उसको तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। व्यापारिक संस्थानों में बिल और रिकॉर्ड तैयार करने के लिए भी एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो एमएस वर्ड है, या फिर जो अभी हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक्सेल के बारे में आपको बताएं किस तरह से एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड एक अत्यंत उपयोगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसने दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को सरल, तेज और व्यवस्थित बना दिया है। कहा जा रहा है कि जो एमएस वर्ड है वो एक अत्यंत उपयोगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, इसमें वर्ड को प्रोसेस करता है, चीजों को लिखा जाता है और लिखने से लेकर प्रिंट तक के जो भी प्रक्रिया होती है उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है ये आपका एमएस वर्ड, जिसने दस्तावेज तैयार करने की जो प्रक्रिया उसको सरल, तेज और व्यवस्थित बना दिया है। इसकी सहायता से टाइपिंग, संपादन, फॉर्मेटिंग, सेविंग और प्रिंटिंग ऐसे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा, कार्यालय और व्यापार के क्षेत्र में इसका उपयोग महत्व बहुत ही अधिक है। आज के टाइम में हर क्षेत्र में क्या तो इसका उपयोग महत्व जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए एमएस वर्ड का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड का ज्ञान सभी के पास होना चाहिए, कम से कम कुछ कुछ जानना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। जो भी आपका वर्ड का कैसे थे, जो वर्ड को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, उसके लिए 9 तरीके यहाँ पर लिखे थे। जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें काम करने का जो तरीका है उसमें 9 तरीके लिखे हुए थे। तो 9 तरीकों को आपको लिखना है और साथ में एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग, उस चीज को भी आप लोग लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। प्लेलिस्ट का दोस्त लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। और चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपका यही कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे वीडियो चालू होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी आपको घाटा नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ज्यादा जरूरी है कि शेयर कीजिए, ठीक है।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इतना आपसे मांगते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि स्प्रेडशीट या फिर एमएस एक्सेल क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। स्प्रेडशीट क्या होता है और इसके क्या क्या घटक है, इसके बारे में आपको बताना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे आप लोग एमएस एक्सेल का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोग्राम या फिर एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में जितना जोड़ घटाव वाला काम है, जितना हिसाब किताब रखने वाला काम है, सब एक्सेल में ही होता है। तो ये जो एमएस एक्सेल है, इसी में स्प्रेडशीट आता है, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो आप ग्रिड देख पा रहे हैं, इसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट। इसमें किसी का नाम लिखा हुआ रहता है, रैंक लिखा हुआ रहता है, कितने बच्चे हैं, इस तरह से जो बनाया जाता है इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो ये स्प्रेडशीट होता क्या है और इसके क्या क्या घटक है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज का युग कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का युग है। वर्तमान समय में स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान और सरकारी विभागों में बड़ी मात्रा में डेटा और हिसाब किताब का कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। मतलब हर क्षेत्र में आज देखते हैं, चाहे तो स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, कार्यालय हो, व्यापारिक संस्थान हो या फिर किसी प्रकार का ऑफिस हो, किसी प्रकार का विभाग हो, सभी जगह पर क्या तो बड़ी मात्रा में डेटा और हिसाब किताब का काम कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। आजकल रजिस्टर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पहले लोग गणना और रिकॉर्ड रखने का कार्य रजिस्टर और कागज पर करते थे, जिसमें समय अधिक लगता था और गलती होने की संभावना भी रहती थी। कई बार उसमें क्या तो मिस्टेक, गलती होने की संभावना, कभी चोरी होने का भी संभावना रहता था। लेकिन अब एमएस एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा को आसानी से व्यवस्थित, गणना और विश्लेषित किया जा सकता है। एमएस एक्सेल ने गणितीय कार्यों और रिकॉर्ड प्रबंधन को तेज, सरल और अधिक सटीक बना दिया है। यही कारण है कि आज लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो आपका एमएस एक्सेल है वो हर क्षेत्र में क्या है तो जहाँ पर हिसाब किताब वाला बात आता है वहाँ पर एमएस एक्सेल का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय को देख लिया। आगे देख लेते हैं स्प्रेडशीट होता क्या है। जो स्प्रेडशीट है ये क्या होता है, क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, जरूरी है आपको ये देखना। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। समझते हैं हम लोग कि स्प्रेडशीट होता क्या है। फिर से हम आपको क्लियर करा दें कि जो स्प्रेडशीट है और जो एमएस एक्सेल है दोनों अलग अलग चीजें। स्प्रेडशीट क्या है तो कह सकते हैं एक तरीका है जहां पर चीजों को लिखा जाता है, और ये जो आपका एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में ही स्प्रेडशीट आता है। एमएस एक्सेल का ही प्रयोग करके क्या तो आप स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो इसी के अंडर जो एमएस एक्सेल है, इसी के अंडर आपका स्प्रेडशीट आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्प्रेडशीट क्या होता है इसी को समझते हैं। कहा जा रहा है कि स्प्रेडशीट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी सहायता से डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। रो मतलब ये और कॉलम मतलब ये, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। तथा गणना, विश्लेषण और रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। इसका काम क्या है तो गणना करना, विश्लेषण करना और रिकॉर्ड तैयार करना, ठीक है। आसान भाषा में अगर कहा जाए, सरल शब्दों में कहे तो स्प्रेडशीट वह सॉफ्टवेयर है जिससे जानकारी को तालिका के रूप में लिखकर गणना और प्रबंधन किया जाता है। तालिका में लिख कर क्या है तो उसकी गणना किया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखने, गणना करने और परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट की सहायता से जोड़, घटाव, गुना, भाग और अन्य जटिल गणनाएं बहुत आसानी से की जा सकती। तो स्प्रेडशीट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग यहाँ पर है, 10 लोग किस तरह से काम किए, कितना कितना सबको पैसा दिया, सबका हिसाब कौन रखेगा, ये स्प्रेडशीट में रखा जाएगा। और आपका जो एमएस एक्सेल है वही सारी चीजें सारे काम ये सब करता है। जो एमएस एक्सेल है ये सारे काम यही करता है। समझते हैं हम लोग कि एमएस एक्सेल क्या होता है। स्प्रेडशीट का मतलब आपने समझ लिया। अब समझते हैं एमएस एक्सेल क्या है। आपको पता है कि जो एमएस एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक क्या तो एक ऐप है, प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका नाम पूरा क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसी को एमएस एक्सेल कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा संग्रह करने, गणना करने, तालिका बनाने, चार्ट तैयार करने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है तो गणना करने के लिए, डेटा को संग्रह करने के लिए, तालिका बनाने के लिए, चार्ट तैयार करने के लिए और इसको रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने की सुविधा देता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 100 लोग काम करते हैं तो उसको आप रजिस्टर में कितना दिन तक नाम लिखते रहेंगे। लेकिन जो आपका स्प्रेडशीट है या फिर जो आपका एमएस एक्सेल, उसमें आप बार बार एक ही काम को करने का जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस बोल देना, वो काम कर देगा। तो काम वहां पर करना आसान हो जाता है। यह उपयोगकर्ता को बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेल की सहायता से
कठिन से कठिन गणनाएं कुछ ही सेकंड में की जा सकती हैं। इसलिए इसका उपयोग बैंक, व्यापार, विद्यालय, कार्यालय और शोध कार्यों में बहुत अधिक किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 100 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो सभी का नाम वहां पर लिखा हुआ रहेगा। रजिस्टर में लिखेंगे तो हर रोज आपको लिखना पड़ेगा कितना पैसा किसको दिए, कितना पहले दिए थे, कितना बचा हुआ है, सब कुछ हिसाब करना पड़ेगा आपको अपने हाथों से। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास एक्सेल में आप काम करते हैं तो आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। कितने लोग आपके पास काम करते हैं, कितने दिन काम किया, कितना उसका पैसा निकल रहा है, कितना दे चुके, सब कुछ वहां पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहता है। सब कुछ वो गण लेता है खुद से, सब कुछ गणनाएं क्या करता है वो खुद से कर लेता है और आपको बस रिजल्ट दिखा देता है। तो ये इतना आसान है आपको एक्सेल में काम करना और उतना मुश्किल है रजिस्टर में काम करना, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एमएस एक्सेल की विशेषताएं क्या है। आपने एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा, हम आपको बता चुके हैं। एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल की विशेषताएं। एमएस एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं। पहले जो इसकी विशेषता वो है तेज और सरल गणना की सुविधा। ये हमें तेज और सरल गणना की सुविधा देता है, मतलब कोई भी हिसाब किताब लिख करके दीजिए तुरंत आपको रिजल्ट दे देगा। एमएस एक्सेल में जोड़ घटाव, गुना भाग और प्रतिशत जैसी गणनाएं बहुत तेजी से की जा सकती हैं। अगर आपको मुंह से, ऐसे तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो सिर्फ अगर आप बोलते जाएंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट बताएगा बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं है। तो सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, तो वो क्या करते हैं एमएस एक्सेल का यूज करते हैं और वो जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ एक बार में लिख करके इक्वल टू कर देते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो तेज और सरल गणना की सुविधा हमें देता है जो एमएस एक्सेल है। ये इसका एक विशेषता है। यदि किसी संख्या में परिवर्तन किया जाए तो परिणाम अपने आप बदल जाता है। पहले मान लीजिए अगर 5 जोड़ 5 किए थे, -7 किए थे, घटा 10 किए थे, फिर भागा 4 कर दिए और इक्वल टू आपका आ गया 5, ठीक है, मान लीजिए 5 आ गया। तो अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज कर दिए, अगर यहाँ पर 5 से भागा किए थे, यहाँ पर 4 कर दिए, तो 4 में भागा करने के बाद कितना आएगा वो रिजल्ट आपको तुरंत दिखा देगा, आपको फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी के बात को कहा जा रहा है यहाँ पर, यदि किसी संख्या में परिवर्तन किया जाए तो परिणाम अपने आप बदल जाता है। इससे समय की बचत होती है और गलतियां कम होती है। अगर आप सिर्फ वर्ड को बदल दे, अंक को बदल दे, तो आपको परिणाम मिल जाएगा, आपको फिर से क्या है तो जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में 500 छात्रों के अंक जोड़ने हैं तो एक्सेल कुछ ही सेकंड में यह कार्य कर सकता है। अगर 500 स्टूडेंट का अंक जोड़ना है तो जो एक्सेल आपका कुछ ही सेकंड में काम कर लेगा, ठीक है, और सबका नाम भी बता देगा, कितना नंबर वो लाया है, कितने में से कितना लाया है, कितना परसेंट है, सब कुछ आराम से वो बता लेगा, आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एमएस एक्सेल का जो दूसरा विशेषता है वो है डेटा को व्यवस्थित रखने की सुविधा। ये डेटा को व्यवस्थित रखने की सुविधा देता है, मतलब वो सेव भी कर सकता है। एमएस एक्सेल में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रखा जाता है। इससे जानकारी साफ सुथरी दिखाई देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से खोजा जा सकता है। उसको क्या तो आसानी से खोजा जा सकता है क्योंकि सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ रहता है। व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड रखने के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है। तो ये दूसरा हमें क्या करता है, सुविधा देता है, इसकी विशेषता है। तीसरी इसका विशेषता है वो है चार्ट और ग्राफ बनाने की सुविधा। ये हमें चार्ट और ग्राफ बनाने की सुविधा देता है। एमएस एक्सेल में डेटा को चार्ट और ग्राफ के रूप में दिखाया जा सकता है। इससे आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है और जानकारी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की मासिक बिक्री को ग्राफ द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लिए, ठीक है, एक पेज बना लिए, ये आपका जनवरी लिखा है, ये आपका फरवरी लिखा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से। अब जनवरी में कितना बिक्री हुआ, ठीक है, कितना परसेंट तक बिक्री हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना बढ़ा, फिर अप्रैल में कितना घट गया, फिर इस तरह से। तो किसको क्या कहा जा रहा है कि इसको चार्ट में दिखाया जा सकता है, ठीक है, बिक्री को ग्राफ में दिखाया जा सकता है। तो ये इसकी क्या है तो सुविधा देता है, इसका एक विशेषता है। अगला जो विशेषता है वो है डेटा विश्लेषण की सुविधा। ये डेटा विश्लेषण खुद ही कर लेता है। एक्सेल की सहायता से बड़े डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे व्यापार, शोध और शिक्षा के क्षेत्र में सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी का लाभ और हानि आसानी से निकाला जा सकता है। आपने एक साल में कितना कमाया और अगले साल कितना आपने कम कमाया, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, ये जो डेटा विश्लेषण है वो आराम से वो कर लेता है। जो एक्सेल है आराम से सारी चीजों को कर लेता है। तो डेटा विश्लेषण का भी सुविधा में ये देता है। एमएस एक्सेल का ये भी क्या है तो इसका विशेषता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एमएस एक्सेल के घटक। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएस एक्सेल के घटक क्या है। तो हम लोग समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। इसका महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है। कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर के बना होता है। इन सभी भागों की सहायता से उपयोगकर्ता कार्य करता है। जो एमएस एक्सेल है और उसमें जो सारे भाग होते हैं उसी को इसके घटक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, इसको घटक कहा जाता है। घटक पूछे या फिर भाग पूछे एक ही बात होता है। जिसकी सहायता से ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो काम करता है उसी को घटक कहा जाता है, भाग कहा जाता है। तो पहला इसका घटक है वो है वर्कबुक। क्या है, वर्कबुक। वर्कबुक एक्सेल की मुख्य फाइल होती है जिसमें पूरा कार्य सुरक्षित रहता है। जो भी आप काम करते हैं वो क्या आपका वर्कबुक कहलाता है। जिसके ऊपर क्या तो आप काम करते हैं इसको बोलते हैं वर्क, और बुक मतलब जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्कबुक
एक्सेल की मुख्य फाइल होती है जिसमें पूरा कार्य सुरक्षित रहता है। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती हैं। जब हम नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो वह एक वर्कबुक कहलाती है। कोई भी हम एक्सेल फाइल बनाते हैं तो वो एक आपका वर्कबुक बन जाता है। उसमें आप जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे उसमें क्या है तो वर्कशीट हो सकती है, इसको बोलते हैं वर्कबुक। क्या इसका एक मुख्य घटक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सरल शब्दों में कहे तो वर्कबुक एक्सेल की पूरी कॉपी की तरह होती है जिसमें कई पेज होते हैं। जो वर्कबुक है वो एक्सेल का एक कॉपी की तरह होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कॉपी होता है उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, तो अलग अलग पेजों में अलग अलग चीजें लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो वो जो पूरा कॉपी है आपका उसमें अलग अलग चीज तो लिखा हुआ है, लेकिन वो जो पूरा कॉपी आपका वो वर्कबुक कहलाएगा। एक्सेल में उसको वर्कबुक नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्कूल के छात्रों का पूरा रिकॉर्ड एक एक्सेल फाइल में रखा जाए तो वह पूरी फाइल वर्कबुक कहलाती है। जहाँ पर सभी छात्रों का क्या तो रिकॉर्ड रखा गया है, अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग जानकारी है, लेकिन सभी को क्या है तो एक ही फाइल में रखा गया, तो उसको वर्कबुक कहा जाएगा एक्सेल में, ठीक है। दोस्तों इसका घटक या फिर मुख्य भाग वो है वर्कशीट। वर्कबुक को आपने समझ लिया। वर्कबुक का मतलब जो पूरा कॉपी, वर्कशीट का मतलब पेज, ठीक है। तो वर्कशीट एक्सेल का वह भाग है जहां डेटा लिखा जाता है। यह पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वर्कशीट में हजारों रो और कॉलम होते हैं। कई सारे जो रो और कॉलम है यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपका वर्कशीट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, डेटा होता है, कितना बिक्री हुआ, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्कशीट, जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। वर्कशीट बिल्कुल रजिस्टर के एक पेज की तरह होती है जहां जानकारी तालिका के रूप में लिखी जाती है। आपने मान लीजिए एक पेज में कुछ लिखा तो उसको एक्सेल में वर्कशीट कहा जाता है, ठीक है। एक्सेल की भाषा में उसको वर्कशीट कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि छात्रों के नाम, रोल नंबर और अंक लिखे जाए तो वह कार्य वर्कशीट में किया जाता है, वर्कशीट में किया जाता है, ठीक है। दोस्तों जो इसका भाग है वह पंक्ति, रो। वर्कशीट में बाएं से दाएं की ओर चलने वाली क्षैतिज लाइन को रो कहा जाता है। बाएं से दाएं मतलब समझ, जो रो होता है ये सीधा चलता है ऐसे, रो मतलब रोने वाला, ठीक है। क्षैतिज मतलब बिछाया हुआ। और बोलेंगे अगर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब उठा हुआ, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब उठा हुआ, क्षैतिज मतलब सोया हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो जो पंक्ति है उसको बोलते हैं रो, जो क्षैतिज उसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो इसका एक भाग होता है पंक्ति। वर्कशीट में बाएं से दाएं ओर चलने वाली क्षैतिज लाइन को रो कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि रो को संख्या 1 2 3 के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक रो हो गया, इस तरह से कॉपी में नहीं लिखा रहता है क्या, मान लीजिए इस तरह से एक दे दिए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस तरह से। तो रो को संख्या 1 2 3 से दर्शाया जाता है। प्रत्येक रो में अलग अलग जानकारी लिखी जा सकती है। यदि छात्रों के नाम एक सीधी लाइन में लिखे जाए तो रो कहलाएंगे। अगर नाम कहा जाएगा यहाँ पर लिख दे श्याम, यहाँ पर राम, यहाँ पर हनुमान, यहाँ पर बजरंगबली, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएंगे, ये पूरा रो कहलाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है रो। उदाहरण जैसे कि रो 1, रो 2, रो 1 में इसका नाम लिखा है, रो 2 में इसका नाम लिखा है, रो 3 में फलना का नाम लिखा है, इस तरह से। तो पंक्ति भी क्या इसका एक मुख्य भाग है। चौथा है आपका स्तंभ, जिसको बोलते हैं कॉलम या फिर ऊर्ध्वाधर। कहा जा रहा है कि वर्कशीट में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली लंबवत लाइन को कॉलम कहा जाता है। जो अब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर चलने वाला लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलम। स्तंभ, कहा जा रहा है कि कॉलम को अक्षरों ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है। कॉलम क्या तो ए बी सी डी से दर्शाया जाता है। कॉलम की सहायता से एक ही प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कॉलम में केवल छात्रों के नाम और दूसरे कॉलम में केवल अंक लिखे जा सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपने रो बना लिया, ठीक है, ये आपने रो बना लिया, तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 दे दिया। अब ये पूरा जो कॉलम यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और यहाँ पर दे देंगे ए, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर आप छात्रों के द्वारा जो नाम नंबर लाया गया वो लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि सी, और यहाँ पर कितना % उसका आया वो लिख देंगे। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए एक कॉलम में केवल छात्रों के नाम, दूसरे कॉलम में केवल अंक लिखे जा सकते हैं, या तीसरे में उसके % को लिखा जा सकता है। उदाहरण कैसे होगा, तो कॉलम ए कॉलम बी इस तरह से करके लिखा जाता है चीजों को, ठीक है। आगे इसका भाग है एक्सेल का वो है सेल। सेल क्या होता है उस चीज को समझिए। जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उस स्थान को सेल कहा जाता है। डेटा हमेशा सेल में लिखा जाता है। डेटा कहां पर, हमेशा सेल में लिखा जाता है। प्रत्येक सेल का अपना अलग पता होता है जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। इसको क्या है तो सेल एड्रेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कॉलम ए और रो 1 मिलते हैं तो वह सेल A1 कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेल A1 कहलाता है। सेल एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि सारा डेटा उसी में दर्ज होता है। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से बनाया गया, तो ये जहां पर मिला, ठीक है, ये जो यहाँ पर यहाँ पर रो मिल गया, यहाँ पर कॉलम मिल गया, तो इसको बोलते हैं A1, ए भी मिल गया और 1 भी मिल गया, तो ये आपका कहलाएगा सेल, ठीक है। ये भी इसका क्या मुख्य भाग है। छठा जो इसका भाग या फिर कह सकते हैं जो इसका घटक है MS एक्सेल का वो है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जहां पर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस सेल में वर्तमान समय में कार्य किया जा रहा होता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। अब जिस कॉलम रो में काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है, वो एक्टिव सेल।
यह अन्य सेल्स की तुलना में गहरे बॉर्डर में दिखाई देता है ताकि पता चले कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, चमकदार होता है ताकि तुरंत पता चले कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर क्लिक करके काम शुरू कर सकते हैं। जब उपयोगकर्ता किसी सेल पर क्लिक करता है तो उसमें टाइप करता है तो वही एक्टिव सेल कहलाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर काम कर रहे थे, अब आपको पता चला कि हम उसका नाम गलत लिख दिए, चौथे नंबर पर जो लिखा था उसका नाम गलत लिख, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, अब यहाँ पर लगेगा कि आप यहाँ पर काम करें, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव सेल इसको कहा जाता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? इसका भी एक एक्सेल का ये क्या तो मुख्य घटक है। फॉर्मूला बार वह स्थान है जहां डेटा या फिर गणनीय सूत्र दिखाई देते हैं। इसकी सहायता से जोड़ घटाव और अन्य गणनाओं के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्याओं को जोड़ना हो तो फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू सम फॉर्मूला लिखा जाता है। यह जटिल गणनाओं को आसान तरीके से तेज बनाता है, ठीक है, आसान और तेज बनाता है। तो जहां पर ये सारे चिन्ह दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ लिख सकते हैं, घटा कर सकते हैं, इस तरह से उसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। फिर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के पास स्थित होता है। जो फॉर्मूला बार होता है वहीं पर नेम बॉक्स होता है। यह एक्टिव सेल का नाम और पता दिखाता है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में सेल A1 में काम हो रहा है तो नेम बॉक्स में A1 दिखाई देगा। जहां पर आप काम कर रहे हैं नेम बॉक्स में वही चीज दिखाई देता है कि आप कहां पर काम कर रहे हैं, अभी आपने कहां पर काम किया है, ठीक है। तो नेम बॉक्स में वही चीज दिखाई देता है जहां पर आप काम कर रहे होते हैं। इससे उपयोगकर्ता को पता चलता है कि वह किस सेल में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो नेम बॉक्स का ये काम है। सब क्या है, तो एक्सेल के कुछ घटक हैं, भाग हैं। नौवां जो है वो है रिबन। रिबन एक्सेल का ऊपरी भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल और विकल्प दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पूरा मॉनिटर हो गया, आप एक्सेल में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाग यहाँ पर खाली रहता है, तो ये जो ऊपर वाला भाग रहता है इसको बोलते हैं रिबन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोड़ घटाव वाला चिन्ह रहेगा, जो जो आपने खोल रखा है वो सब देखेगा, ठीक है। जोड़ घटाव करना है, कौन से पेज में आप काम कर रहे थे, किसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये सब कुछ कहाँ पर दिखता है, सब यहाँ पर दिखता है रिबन बार में। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इनकी सहायता से डेटा संपादन, फॉर्मेटिंग और अन्य कार्य किए जाते हैं। रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे कई सारे टैब होते हैं जिनके अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे क्या तो अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं, उसको टच करके आप अलग अलग काम कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता को सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। जो रिबन बार होता है वो क्या है, पर सब कुछ वहां पर दिखाई देता है, आप जो चाहे छू करके वहां पर अलग अलग काम कर सकते हैं। 10वां जो पॉइंट हुआ है सीट टैब। सीट टैब ये सब क्या है, तो सब एक्सेल के कुछ मुख्य भाग हैं। वर्कबुक के नीचे मौजूद भाग को सीट टैब कहा जाता है। इसकी सहायता से अलग अलग वर्कशीट को खोला और बदला जा सकता है। यदि एक एक्सेल फाइल में कई सारे सीट्स हों तो प्रत्येक सीट का नाम नीचे दिखाई देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सीट, ठीक है। इससे उपयोगकर्ता अलग अलग डेटा को अलग अलग सीट में व्यवस्थित रख सकता है। तो ये भी इसका एक मुख्य भाग है। अगला इसका मुख्य भाग है वो स्टेटस बार। स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार एक्सेल विंडो के सबसे नीचे स्थित होता है। एक होता है रिबन और दूसरा होता है स्टेटस बार, ठीक है। रिबन, स्टेटस बार यह कार्य की स्थिति, पेज और अन्य आवश्यकता जानकारी को दिखाता है। जो अन्य आवश्यक जानकारी उसको दिखाता है। उदाहरण के लिए चयनित संख्याओं का कुल योग कितना हुआ नीचे दिखाई देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। तो जैसे हमने कुछ एक्सेल के जो आपके स्प्रेडशीट है उसके कुछ महत्वपूर्ण भागों को देख लिया, उसके कुछ क्या है तो घटकों को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग एक्सेल के उपयोग को देखेंगे। एक्सेल का उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे किया जाता है। एमएस एक्सेल का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, कार्यालय और शोध कार्यों में किया जाता है। विद्यालयों में छात्रों के अंक तैयार करने के लिए, बैंकों में हिसाब किताब रखने के लिए तथा व्यापार में लाभ हानि का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो एमएस एक्सेल है इसका उपयोग इन सब कामों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट बनाने, डेटा विश्लेषण करने और चार्ट तैयार करने में भी एक्सेल का अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत क्या है तो उपयोगी है जो एक्सेल है। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक अत्यंत उपयोगी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिससे गणना और डेटा प्रबंधन के कार्य सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया है। इसने क्या किया तो गणना को सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया है। इसके विभिन्न घटक जैसे कि वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार, ठीक है, रिबन, स्टेटस बार उपयोगकर्ता को व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में सहायता करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और कार्यालयों में इसका महत्व बहुत अधिक है। इसलिए एमएस एक्सेल का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया। कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल को सभी को जाना जरूरी, क्योंकि हर जगह पर अगर आप कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि एक्सेल में आपका हाथ साफ है या फिर नहीं, एक्सेल आपको पता है या फिर नहीं। जब आप एक्सेल नहीं जानेंगे तो आपको काम पर क्यों रखेगा, क्योंकि कोई भी ऑफिस में काम कहाँ पर होता है, एक्सेल में होता है या फिर एमएस वर्ड में होता है। तो दोनों आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है।
प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग चेक कर लीजिए और तैयारी कर दीजिए, ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।